अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर किसी भी वजह से आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने के लिए आप इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की कुछ स्टोरीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और उन स्टोरीज़ में से जो सबसे पहली स्टोरी है, ये स्टोरी मिस शाजिया ने हमें सेंड की है। मिस शाजिया बताती हैं कि हम लोग फेडरल बी एरिया में रहा करते थे। हमारी छोटी सी फैमिली थी, यानी कि हम 2 भाई 2 बहनें और वालदैन। उस वक्त के हिसाब से जो हमारा फ्लैट था वो 3 कमरों पर मुश्तमिल था और उस वक्त हमारे लिए वो काफ़ी था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, भाइयों की उम्र बड़ी हो रही थी और उनकी शादी का टाइम आ गया था, तो हमारे पेरेंट्स ने फिर एक नए घर की तलाश शुरू कर दी और अब हम चाहते थे कि कम से कम 5 कमरों पर मुश्तमिल कोई घर मिल जाए। तकरीबन 2 से 3 महीने तक मुसलसल घर को तलाश किया जाता रहा और हमेशा ऐसे ही होता कि कहीं भी कोई सहूलत मौजूद ना होती, किसी में कोई कमी होती या किसी का किराया हमारी पहुंच से बाहर होता। खैर, काफ़ी कोशिश के बाद, अनथक मेहनत के बाद बफर जोन सेक्टर 15A1 में हमें एक घर मिला जो कि 5 कमरों पर मुश्तमिल था और वहाँ पे एक बहुत मशहूर मस्जिद है, उस मस्जिद के सामने था। हमारे वालिदैन ने, भाइयों वगैरह ने जब ये घर देखा तो देखते ही फ़ौरन से एडवांस दे दिया और ये डिसाइड कर लिया कि अगले 10 से 15 दिन में हम वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। अब शुरू में जब हमने उसका एडवांस दिया था, ये उस मकान की चाबी हासिल की थी, तो अक्सर मेरे भाई वहाँ पे जाते, वहाँ जाके कलर वगैरह करवाते, वहाँ पे पंखे वगैरह लगवाते, यानी कि घर में शिफ्ट होने से पहले जो बुनियादी काम आप करवाया करते हैं वो सारे काम हमारे भाई करवा रहे थे। अब हमारा जो छोटा वाला भाई था वो जब भी वहाँ से वापस आता तो उसका मुंह बना हुआ होता। अक्सर हम लोग उससे पूछते कि ऐसी क्या बात हो गई है, तुम नाराज़ क्यों हो? तो वो कहता कि जब भी मैं उस मकान में जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुसलसल कोई मुझे देख रहा है, या अक्सर औकात मुझे महसूस होता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उस मकान के अंदर मौजूद हैं और उस मकान के अंदर कोई तकरीब चल रही है। हम लोग जब भी उससे ये बातें सुनते तो हम उसको कहते, हो सकता है तुम्हारा वहम हो। या आम तौर पे अगर आप किसी एक घर में रह रहे होते हैं और अगर आपको किसी भी वजह से अपना घर चेंज करना पड़े तो घर चेंज करते हुए एक अजीब सी इमोशनल स्टेट होती है, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ पे आपके दोस्त होते हैं, सर्किल होता है, और जब आप नई जगह जाते हैं वहाँ पे जान पहचान बनाने में, लोगों से मिलने में, ताल्लुकात कायम होने में टाइम लगा करता है। तो जब भी वो इस तरह की बात करता, हम लोग उसको यही समझते कि शायद इसका दिल नहीं चाहता कि यहाँ से घर चेंज करें। खैर, जैसे तैसे ये 10-15 दिन गुजरे और 15 दिन गुजरने के बाद हम लोग अपने उस घर में शिफ्ट हो गए। शुरू में तो बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि काम होते हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा था। सामान सेट करने में, घर को सेटल होने में तकरीबन 7 या 8 दिन लग गए। उसके बाद जब सबने अपने अपने कमरे ले लिए, सब कुछ डिसाइड हो चुका और हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्ली रहना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे वाक़यात थे जो होना शुरू हुए। जैसे कि एक दफ़ा इस तरह से हुआ कि रात के तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे का टाइम था और इत्तफाक से लाइट चली गई। अब जैसे ही लाइट गई, छत हमारे पास मौजूद थी, तो मैं और मेरी बहन टहलते हुए छत की तरफ चले गए और वहाँ जाके हमने चेयर रखी और बैठ के बातें करने लगे। अभी हमें बातें करते करते 5 या 10 मिनट ही गुजरे थे कि अब बाकायदा मुझे महसूस होने लगा कि जैसे छत के ऊपर
बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, जबकि छत के ऊपर हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। और जो भी लोग बातें कर रहे थे वो कुछ अजीब सी ज़बान में बातें कर रहे थे। ये जो ज़बान थी ना हमारी समझ में आ रही थी और ना ही हमें वो लोग नज़र आ रहे थे जो बातें कर रहे थे। 5 मिनट तक हम लोग बैठे रहे, लेकिन उसके बाद जो मेरी बहन थी उसको एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। और जब उसको खौफ महसूस होने लगा तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि डरना शुरू हो गई है। मैंने उसको कहा कि खड़ी हो, अब हम लोग यहाँ पे वॉक करते हैं। हम लोगों ने बातें करते करते छत पे टहलना शुरू कर दिया और इसी दौरानिए में एकदम से घर की बैक साइड से एक आवाज़ आई और बज़ाहिर ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ है जो ऊपर से आके नीचे गिरी है। अब जैसे ही हमें बैक साइड की तरफ से आवाज़ आई तो हमने सोचा कि छत के ऊपर रहते हुए ही गैलरी की तरफ झांकते हैं और देखते हैं कि ऊपर से क्या आके गिरा है। जैसे ही हम लोग गैलरी की तरफ पहुंचे और हमने छत के ऊपर से वहां की तरफ झांका तो मैंने देखा कि जहां पे एक शहतूत का दरख्त लगा हुआ है उस दरख्त के बिल्कुल बराबर में एक औरत बैठी हुई है जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। इसके साथ साथ 2 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी उम्र मुश्किल से 7 या 8 साल के दरमियान है और तीनों शहतूत के दरख्त के बिल्कुल बराबर में बैठे हुए हैं और तीनों ऐसा लग रहा है कि आपस में बातें कर रहे हैं। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि ये जो घर था ये हमने किराए पे लिया था और ये जो नीचे का हिस्सा था, इवन कि जो गैलरी भी थी, ये हमारे उस किराए के हिस्से में मौजूद थी। अब हम लोग एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि ये औरत और ये बच्चे कौन हैं और ये हमारे घर के अंदर कैसे आ गए। क्योंकि अगर किसी को हमारे घर के अंदर आना भी हो तो वो मेन कमरे से होता हुआ बैक साइड की तरफ जाता है और फिर जाके गैलरी आया करती है। खैर कुछ सेकंड तक हम उसको देखते रहे और उसके बाद हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि नीचे जाते हैं, नीचे जाके अपने फादर को या भाई को बताते हैं कि गैलरी में कोई औरत बैठी हुई है। हम लोग जल्दी से स्टेयर्स से होते हुए नीचे की तरफ आए और जब हम नीचे की तरफ आए तो इत्तेफाक से जो मेरा भाई था वो सामने ही खड़ा हुआ था। मैंने उसको कहा कि पीछे की तरफ जाओ, गैलरी में कोई औरत 2 बच्चों के साथ बैठी हुई है, वो अंदर कैसे आ गई है। ये सुनने के बाद मेरा भाई जल्दी से गैलरी की तरफ गया और वो अपने साथ हमारे फादर को भी लेके गया। खैर जब वो वहाँ पे गया, वहाँ जाके उसने पूरी गैलरी को चेक किया तो वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद थी, ना कोई बच्चे मौजूद थे और ना ही किसी का नामो निशान मौजूद था। कुछ देर तक आगे पीछे चेक करने के बाद हमारा भाई वापस अंदर आया और वो कहने लगा कि वहाँ तो कोई मौजूद नहीं है, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने और मेरी बहन ने उस औरत को और उन बच्चों को वहाँ पे बैठे हुए देखा था। खैर मेरे भाई ने कहा हो सकता है तुम्हारा वहम हो या तुम्हें ऐसा लगा हो, क्योंकि लाइट भी नहीं थी और हो सकता है कोई शेड वगैरह पड़ रहा हो और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि शायद कोई औरत बैठी हुई है। खैर बात आई गई हो गई। इसी तरह तकरीबन 3 या 4 दिन मज़ीद गुजर गए। हफ्ते का दिन था और रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। मेरा भाई घर में अकेला मौजूद था और बाकी जितने भी लोग थे सारे के सारे हमारी नानी के घर में दावत पे आए हुए थे। भाई बताते हैं कि मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा था और मैंने हेडफोन लगाए हुए थे। मेरा जो फोकस था वो कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ था। अब जबकि मैं कंप्यूटर भी देख रहा था तो कॉर्नर ऑफ द आई से मुझे महसूस हुआ जैसे कि मेरी लेफ़्ट साइड से कोई चलना शुरू हुआ है और चलते हुए मेरी तरफ ही आ रहा है। मेरा जो फोकस था मुसलसल स्क्रीन की तरफ था और जब मुझे यकीन हो चला कि वाकई में कोई चलता हुआ मेरे करीब आ रहा है, बल्कि बहुत करीब आ चुका है, तो मैंने एकदम से अपनी लेफ़्ट साइड पे देखा। और जैसे ही मैंने लेफ़्ट साइड पे देखा तो मैंने देखा कि एक तकरीबन 25 या 26 साल की लड़की है जो मेरे बराबर में आके खड़ी हो गई है। मैं उसको एकदम से देख के चौंक गया और जब मैंने उसके ऊपर गौर किया तो उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसकी जो आंखें थीं मुकम्मल तौर पे ब्लैक कलर की आंखें थीं और उनमें एक अजीब सी
चमक मौजूद थी। इसके साथ साथ उसके जो बाल थे वो कर्ली हेयर्स थे और बड़े बड़े बाल थे। जब मैंने उसको देखा तो मैं सोचने लगा कि ये कौन लड़की है जो हमारे घर में आ गई है और भला ये अंदर कैसे आ सकती है। मेरे अंदर चाहने के बावजूद भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे पूछ सकूं कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आई हो। खैर कुछ सेकंड्स तक मैं उसे देखता रहा। वो मुझे देख के मुस्कुराने लगी और देखते ही देखते मेरे सामने वो स्टेयर्स की तरफ गई और स्टेयर्स से चढ़ती हुई ऊपर की तरफ चली गई। अब जैसे ही वो स्टेयर्स पे चढ़ती हुई ऊपर की तरफ गई तो वैसे ही मेरे भाई ने अपना हेडफोन उतारा और भागता हुआ बाहर की तरफ आ गया। भाई ने बाहर आके हम लोगों को कॉल की और हमें कहा कि जितना जल्दी हो सकता है वापस आ जाओ। हम लोगों ने जब उसकी कॉल रिसीव की तो उसके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम लोग नानी के घर से वापस अपने घर आ गए। खैर जब मेरे भाई ने ये वाकया बताया तो मेरे फादर ने उस पर दमदरूद किया और उसके बाद मेरे फादर उसके साथ छत की तरफ गए और जाके बारी बारी पूरे घर को चेक किया। पूरे घर के अंदर ना वो लड़की मौजूद थी, ना उसको कोई नामो निशान मौजूद था। और मेरे फादर ने कहा कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो, जबकि मेरा जो भाई था वो कह रहा था कि मैंने वाकई में एक लड़की को देखा है और वो छत की तरफ गई है। अब सही बात यह है कि मैं, मेरी बहनें, खासतौर पे मेरी वालदा, हम सब तो बहुत बुरी तरह डर चुके थे। लेकिन जो मेरे फादर थे वो सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह सब कुछ वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी दौरानिए में इत्तेफाक से हमारे भाई की एकदम से शादी तय हो गई और उसकी तैयारियां शुरू हो गई। अब जब से उसकी शादी की तैयारियां शुरू हुई थी तो घर में एक रौनक मची हुई थी। बहुत सारे मेहमान थे जिन्होंने आना जाना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, खासतौर पे जो मेरी कजन्स थी वो रुकने आ चुकी थी। अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि जितनी भी फीमेल्स हैं उनके 2 कमरे अलग कर देते हैं और बाकी जितने भी मर्द हैं वो एक साथ सो जाया करेंगे। उन्हीं दिनों एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और हमारी जितनी भी कजन्स थी तकरीबन सारी की सारी सो चुकी थीं। खैर मैं किसी काम से कमरे से बाहर निकली और मैं जब कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि जो मेरी मदर हैं वो स्टेयर्स के ऊपर से चढ़ती हुई छत की तरफ जा रही हैं। अब जब मैंने उनको ऊपर जाते हुए देखा तो मैंने उनको आवाज़ दी और उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं। वो कुछ देर के लिए रुकी, उन्होंने मुझे देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और सीधी ऊपर की तरफ चली गई। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मेरी जो मदर है मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। अब मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ और जाके देखती हूँ कि ऊपर क्यों गई हैं और मैं उनसे पूछती हूँ कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है। ये बताती है कि मैं इसी इरादे से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही मैं ऊपर जा रही थी, यानी तकरीबन आधी सीढ़ियों तक पहुंची थी, तो एकदम से मेरी मदर ने पीछे से मुझे पुकारा। और जैसे ही मैंने अपनी मदर की आवाज़ सुनी और मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि मेरी मदर सीढ़ियों से नीचे खड़ी हुई हैं और मुझसे पूछ रही हैं कि ऊपर क्यों जा रही हो। मैं उनको देख के हैरान रह गई क्योंकि अभी कुछ सेकंड्स पहले मेरे सामने ये ऊपर की तरफ गई थी, तो भला ये नीचे कैसे आ गई। ये देख के मैं एकदम पजल्ड हो गई। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मदर कौन है। जो अभी कुछ देर पहले ऊपर गई थी वो हैं या फिर ये जो मेरा नाम लेके पुकार रही हैं वो हैं। तकरीबन 10 सेकंड्स तक मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। खैर उसके बाद मैं नीचे उतरी और नीचे उतरने के बाद मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मुझे यकीन था कि जो औरत मेरी मदर के रूप में छत की तरफ जा रही थी वो मेरी माँ नहीं थी। नीचे आके मैंने अपनी मदर को बताया कि आपकी ही जैसी, आपकी ही हूबहू एक औरत अभी ऊपर की तरफ गई है। ये सुनने के बाद मेरी मदर ने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ो और उसको इग्नोर कर दो। इसी तरह शादी के दिन गुजरते चले गए
और तकरीबन हर रोज़ हमें कोई ना कोई प्रेजेंस महसूस होती और अक्सर ऐसा होता कि हमारे फैमिली मेम्बर्स के ही रूप में कोई ना कोई हमें नज़र आता। फाइनली जब हमारे भाई की शादी हो गई और शादी होने के बाद हमारी भाभी हमारे घर आ गई, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था और मैंने अब तक इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी। अभी क्योंकि फजर में टाइम मौजूद था, मैंने यही डिसाइड किया कि मैं जाती हूँ, वज़ू करती हूँ और वज़ू करने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। इसी इरादे से मैंने पहले वज़ू किया और वज़ू करने के बाद जो टीवी लाउंज था वहाँ पे आ गई। जैसे ही मैंने नियत बांधी और मैंने 4 रकातें पढ़ना शुरू की, तो पहली ही रकात में मुझे महसूस होने लगा कि मेरे सराउंडेड जो भी सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, तो एक एक करके उन सब कुर्सियों पे, उन सोफ़ों पे किसी ने आके बैठना शुरू कर दिया है। मेरा फोकस नमाज की तरफ था, लेकिन कॉर्नर ऑफ द आई से मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे जो मेरे पीछे सोफ़ा है, सबसे पहले वहाँ पे 2 औरतें आके बैठी हैं। इसके साथ साथ मेरी लेफ़्ट साइड पे जो चेयर रखी हुई थी, उस चेयर पे कोई बच्चा आके बैठा है। इसी तरह सराउंडेड मुख्तलिफ लोग थे जो बारी बारी करके आके बैठ रहे थे। अब मैं जैसे जैसे नमाज़ें पढ़ रही थी, पहली रकात, दूसरी रकात और तीसरी रकात, इस दौरानिए में मेरे सराउंडेड तकरीबन 15 से 20 लोग आके बैठ चुके थे। मेरा फोकस नमाज की तरफ था, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि कोई ना कोई है जो करीबो जवार में मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि इस कमरे में आने के बाद इन सब ने अजीब सी ज़बान में बातें करना शुरू कर दी हैं। मुझ पे नमाज के दौरान ही खौफ तारी हो चुका था और मैं परेशान थी कि सलाम फिरने के बाद अल्लाह जाने मैं क्या मंजर देखूंगी। खैर, जैसे ही मैं चौथी रकात में आई और मैं सलाम फेरने ही वाली थी, तो ऐसा लगने लगा कि एक एक करके जितने भी लोग आए थे उठ के जाना शुरू हो गए। फाइनली जब मैंने सलाम फेरा, तो सलाम फेरने के बाद आगे पीछे देखा तो वहाँ पे न कोई बंदा मौजूद था, न किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। मुझे अच्छी तरह याद है कि कॉर्नर ऑफ द आई से या सराउंडेड जो भी मूवमेंट हो रही थी, उससे मुझे कन्फर्म था कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके बैठना शुरू कर दिया था। खैर, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद जो मेरी बाकी नमाज थी, उस इरादे से मैंने दोबारा नियत बांधी। जैसे ही मैंने दोबारा नियत बांधी, वैसे ही मुझे महसूस होने लगा कि दोबारा से मुख्तलिफ लोगों ने अंदर आना शुरू कर दिया है। और सब कुछ वैसे ही हुआ कि जब मैं सलाम फेरने वाली थी, तो सलाम फेरने से पहले पहले जितने भी लोग थे वो दोबारा से गायब हो गए। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाकी नमाज वहाँ पे पढ़ सकती। मैंने जानमाज उठाई और सीधी अपने कमरे में आ गई। ये बताती है कि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात थे जो वक्तन फ़वक्तन होते रहे। मुख्तलिफ लोगों से, झाड़ फूक करने वालों से, ख़ास तौर पे इमाम मस्जिद से हम लोगों ने रब्ता किया और उनको ये सारे के सारे वाक़यात बताए। ये जो सामने वाली मस्जिद के इमाम थे, इन्होंने कहा कि आपसे पहले भी जो फैमिली यहाँ पे रहा करती थी, वो भी इसी तरह की बातें बताया करते थे। मेरी मालूमात के मुताबिक आपके घर के अंदर आपके अलावा जन्नात रहा करते हैं, और वो पाक साफ जन्नात हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम काफ़ी अरसे तक उस घर में रहते रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ना हमें कोई नुकसान हुआ, ना किसी भी किस्म का मसला हुआ। हाँ, ये जो मखलूक़ात थीं, ये अपनी प्रेजेंस शो करती थीं और प्रेजेंस शो करने के बाद गायब हो जाया करती थीं। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस, ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।